चलो विल स्टार्ट. ओके, गिव द नेक्स्ट हेडिंग. फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप का डिसीजन मेकिंग हो चुका है. ठीक है, वी आर इनटू थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टोरिंग. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक वी आर हैविंग नाउ इज फैक्टोरिंग. ठीक है, सो गिव द हेडिंग एज फैक्टोरिंग. So now this is a slightly different type of what, different type of concept. ठीक है, now this is there in CA final also, लेकिन ये पढ़ाया जाता है सिर्फ CA इंटर में. दिस विल नॉट बी रिपीटेड इन CA फाइनल. ठीक है, और क्वेश्चन दोनों जगह पे आते हैं. ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि फैक्टोरिंग का मतलब क्या है और हमें यहाँ पे कौन से टाइप का, मतलब हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किसका लेना है वो. ठीक है, सी यहाँ पे जो कंपनी था, कंपनी, ठीक है, कंपनी इज एक्चुअली डूइंग टू एक्टिविटीज. सबसे पहला जो एक्टिविटी कंपनी कर रहा है इज अबाउट डूइंग व्हाट, डूइंग द प्रोडक्शन. ठीक है, फिर प्रोडक्शन करके कंपनी क्या कर देता है, ये प्रोडक्शन को सेल. राइट, सो वी आर हैविंग प्रोडक्शन एक्टिविटी डन बाय द व्हाट, डन बाय द कंपनी, और वो प्रोडक्शन का वो लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे. ठीक है, दूसरा जो एक्टिविटी होता है इज कॉल्ड एज मैनेजिंग द डेटर्स. मतलब सेल करने के बाद वी हैव टू मैनेज दी व्हाट, मैनेज द डेटर्स. ठीक है, सो द सेकंड एक्टिविटी इज मैनेजिंग दी व्हाट, मैनेजिंग द डेटर्स. प्रोडक्शन और सेल्स करने के लिए कंपनीज इनकरिंग वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज द फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, दीज आर द टू कॉस्ट दैट द कंपनी इज इनकरिंग व्हेनेवर दे आर डूइंग व्हाट, डूइंग समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद में जो डेटर्स को मैनेज करने का काम है उसके अंदर कंपनी जो है वो चार कॉस्ट इनकर कर रहा है. ठीक है, तो कौन सा कॉस्ट हम लोग इनकर कर रहे हैं आफ्टर मेकिंग द सेल्स इज ABCD. ठीक है, व्हाट वाज A फॉर अस, एडमिन कॉस्ट. व्हाट इज B फॉर अस, बैड डेट्स. ठीक है, C क्या आएगा, कलेक्शन कॉस्ट, और लास्ट वाला कौन सा आएगा, D, दैट इज नथिंग बट व्हाट, डिस्काउंट. ठीक है, अभी क्या हो रहा है मालूम है, यहाँ पे कंपनी को है ना ये काम नहीं करना है. ठीक है, मतलब कौन सा एक्टिविटी कंपनी को नहीं करना है, मैनेजिंग द डेटर्स. ठीक है, सो कंपनी को ये एक्टिविटी, ये जो काम है ये आउटसोर्स करना है. कंपनी वांट्स टू आउटसोर्स दिस पर्टिकुलर व्हाट, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. ठीक है, सो कंपनी विल गो टू अनदर कंपनी जिनका काम ही ये है कि वो लोग का जो रोल रहेगा दैट इज टू मैनेज द व्हाट, मैनेज द डेटर्स. ठीक है, अभी ये कोई कंपनी हो सकता है, ये कोई बैंक हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ये कोई NBFC भी हो सकता है. व्हाट इज NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कंपनी जो दूसरे कंपनी का हेल्प लेगा. ठीक है, तो जो दूसरा कंपनी है या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या NBFC है, इसको हम बोलते हैं फैक्टर. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फैक्टर. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रोल ऑफ द फैक्टर, मेरे को बताओ जरा. ये फैक्टर क्या करके देगा कंपनी को, डेटर्स को मैनेज करके देगा. ठीक है, सो दैट मीन्स द फैक्टर इज गोइंग टू मैनेज दी डेटर्स. ठीक है, मेरे को बताओ यहाँ पे प्रोडक्शन करने का काम किसका रहेगा, कंपनी. सेल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, कंपनी. लेकिन मैनेजिंग द डेटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी शिफ्टेड टू दी व्हाट, टू द फैक्टर. ठीक है, तो यहां पे हमें ये फैक्टर को देखो, हमें ये जो डिसीजन लेना है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है. ठीक है, सो अवर व्हाट, अवर पॉइंट इज कि कंपनी को फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग हम लोग लेने वाले हैं ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर. ठीक है, सो इट इज फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू डिसाइड, इट इज फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. फैक्टर कैसे डिसाइड करेगा वो अभी अपना काम नहीं है. ठीक है, यू टू ओनली अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो यहां पे क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनी को फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो अगेन वी हैव टू डू अ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा, cost and benefit analysis. ठीक है, so we are going to understand what is going to be the cost of appointing the factor and what is going to be the benefit of appointing what, in appointing the factor. ठीक है, then we will compare the cost and benefit. अगर benefit ज्यादा है तो हम factor को appoint कर लेंगे, और अगर cost ज्यादा है तो चुपचाप ये activity हम खुद करेंगे. ठीक है, so that is what we have to decide, or that is what we have to deal in this particular area. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कंपनी के लिए cost क्या रहेगा. मतलब मैं यहाँ पे पहले कॉस्ट का बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉस्ट है. ठीक है, सो आई एम फर्स्ट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, देन विल गो फॉर व्हाट, फॉर बेनिफिट्स. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, ये फैक्टर ये एक्टिविटी फ्री में करेगा, नहीं, फैक्टर इज गोइंग टू चार्ज सम फीस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरिंग कमीशन. क्या बोलेंगे हम लोग उसको, फैक्टोरिंग कमीशन. ये परसेंटेज में होता है, किस में होता है, ये परसेंटेज. ये कोई लमसम अमाउंट ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन हाउ मच कलेक्शन दे हैव टू डू, और हाउ, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेटर्स जिनको इनको मैनेज करना है वो. ठीक है, सो इट इज नेवर गोइंग टू बी लमसम, it is always going to be what, in percentage, right? So there is going to be one cost that is going to be involved if we are planning to appoint what, appoint a factor, and that particular one and one only cost is called as factoring commission. क्या बोलेंगे हम लोग उसको, कमीशन. ठीक है,
अभी तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे, ये कंपनी और फैक्टर जब ये लोग यहाँ पे डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कमीशन है, ठीक है, ये पूरा एक्टिविटी हो जाने के बाद ये फैक्टर बोलेगा कि मैं इतना कमीशन चार्ज करूंगा, कि ये पहले से डिसाइडेड रहेगा पहले से. सो देर इज गोइंग टू बी एन एग्रीमेंट, देर इज गोइंग टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन whom and whom, कंपनी एंड फैक्टर, ठीक है. और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा एग्रीमेंट का, दैट इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन, दैट इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन, ठीक है. तो मेरे को बताओ, ये जो फैक्टरिंग कमीशन है, ये कोई सरप्राइज पैकेज रहेगा कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फैक्टरिंग कमीशन दैट द फैक्टर इज गोइंग टू चार्ज अस, ठीक है. तो ये वाला जो है कमीशन का रेट इज ऑलरेडी गोइंग टू बी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, राइट. इसके अलावा और कोई भी कॉस्ट नहीं होता है टू अपॉइंट द व्हाट इन अपॉइंट द फैक्टर, ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें बेनिफिट क्या रहेगा, ठीक है. सो कैन यू थिंक अबाउट व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ अपॉइंटिंग द फैक्टर नाउ. नहीं, ये सब फीलिंग्स है बेटा. हम यहाँ पे जो कॉस्ट का बात कर रहे हैं वो इसमें है, इसमें पैसे में, ठीक है. तो बेनिफिट भी तो पैसे में ही होना चाहिए, राइट. सो कॉस्ट विल बी इन व्हाट यू नो इन रुपीज, बट बेनिफिट विल बी इन व्हाट यू नो विल बी इन इमोशन. ऐसा तो नहीं हो सकता है. इट हैज टू बी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, इट हैज टू बी व्हाट फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है. तो तुम्हें क्या लग रहा है अभी फाइनेंशियल बेनिफिट्स में क्या हो सकता है. हाँ, मतलब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, अगर हम डेटर्स को मैनेज नहीं कर रहे तो क्या ये कॉस्ट हम इनकर करेंगे, नहीं, ठीक है. सो देर इज गोइंग टू बी एक्चुअली द बेनिफिट इज गोइंग टू बी सेविंग्स, इट इज गोइंग टू बी व्हाट सेविंग्स, ठीक है. तो किसका किसका सेविंग्स हो सकता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. तो हमारे के ऊपर बात करेंगे ए बी सी डी में से, ठीक है. तो यहाँ पे जो भी अपने को बेनिफिट होने वाला है, दैट बेनिफिट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू नो इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, ठीक है. क्योंकि कंपनी अगर मैनेज ही नहीं कर रहा है डेटर को, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ कॉस्ट अपने को इनकर नहीं करना पड़े, ठीक है. एंड देयरफॉर द कॉस्ट अगर अपने को इनकर नहीं करना, मतलब कंपनी को इनकर नहीं करना है, तो कंपनी का उतना कॉस्ट बच जाएगा. और कंपनी का जो भी कॉस्ट बच जाएगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट यू नो बेनिफिट फॉर द व्हाट यू नो फॉर द कंपनी, ठीक है. तो चलो पहले एडमिन कॉस्ट का बात करते हैं. नाउ यू टेल मी के आर वी सपोज टू कीप एनी रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटर्स, नहीं, ठीक है. सो ऐसा हो सकता है कि अपना एडमिन कॉस्ट जो है पूरा का पूरा बच जाएगा. एंड देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी सेविंग्स इन व्हाट यू नो सेविंग्स इन ए, ठीक है. व्हाट इज सेविंग्स इन ए इज एडमिन कॉस्ट, पूरा का पूरा ये बच सकता है, ठीक है. एंड देयरफॉर देयर इज गोइंग टू बी बेनिफिट इन फाइनेंशियल टर्म्स. मतलब सपोज अगर हम लोग यहाँ पे 5 लाख एडमिन कॉस्ट इनकर कर रहे थे, तो या तो पूरा का पूरा 5 लाख अपना बच जाएगा, या 5 लाख में से मेजर पार्ट अपना क्या होगा मालूम है, यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है. सो देयर इज गोइंग टू बी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, ठीक है. सो व्हाट इज द फर्स्ट सेविंग्स, वी विल हैव सेविंग्स इन व्हाट इन एडमिन कॉस्ट, ठीक है. चलो बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा. मतलब ये जो बैड डेट का जो कॉस्ट है, ठीक है, मतलब ये जो बैड डेट्स का जो अमाउंट है, ये कौन बेयर करेगा, ठीक है. अरे एक मिनट में कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है. ये कौन बेयर करेगा, क्या ये भी कोई सरप्राइज होने वाला है. तो ये भी कोई सरप्राइज होने वाला है कि ये भी पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए, प्री डिसाइडेड, ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट इट इज गोइंग टू बी प्री डिसाइडेड, ठीक है. तो कोई भी सरप्राइज पैकेज नहीं रहेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है. ऐसा नहीं होएगा कि एक्चुअली बैड डेट्स होएगा तभी देख लेंगे कौन बेयर करेगा, तू बेयर करेगा कि मैं बेयर करेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है. इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ व्हाट इन अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू बैड डेट्स, सिर्फ बैड डेट्स का बात कर रहा हूं मैं. विथ रिस्पेक्ट टू बैड डेट्स जो है, यहाँ पे 2 टाइप के एग्रीमेंट पॉसिबल है, ठीक है. हाउ मेनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर पॉसिबल, 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है. जो पहला टाइप ऑफ एग्रीमेंट है उसका नाम है रिकोर्स एग्रीमेंट. चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट. नाउ अंडरस्टैंड ये एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ठीक है. रिकोर्स एग्रीमेंट के अंदर बैड डेट का जो भी लॉस है विल बी बॉन्ड बाय द कंपनी ओनली, मतलब कंपनी विल कंटिन्यू टू बेयर द लॉस ऑफ व्हाट यू नो लॉस ऑफ बैड डेट्स, ठीक है. सो इन विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट कंपनी इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बेयर द लॉस ऑफ बैड डेट इज रिकोर्स फैक्टोरिंग, ठीक है. तो यहां पे कंपनी बेयर करेगा, ओके. लेकिन अगर नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट है, ठीक है, तो यहां पे जो है बैड डेट का लॉस कौन बेयर करने वाला है, फैक्टर, राइट. सो with respect to what you know with respect to bad debts, we are having two type of agreements. First agreement is called as what, recourse agreement. Second type of agreement is non recourse agreement. इसका नाम स्पेशली सिर्फ बैड डेट्स के लिए है, ठीक है. इन केस ऑफ रिकोर्स एग्रीमेंट कंपनी विल कंटिन्यू टू बेयर द लॉस ऑफ व्हाट यू नो लॉस ऑफ बैड डेट्स, ठीक है.
मतलब फैक्टर को अपॉइंट करने से पहले भी कंपनी ये लॉस बेयर कर रहा था, फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद भी ये लॉस कौन बेयर करेगा? कंपनी। इज देयर एनी एडिशनल कॉस्ट जो कंपनी को इनकर करना पड़ेगा अगर हमने फैक्टर को अपॉइंट किया? तो नहीं, ठीक है, क्योंकि फैक्टर को अपॉइंट करने से पहले ये वाला जो अमाउंट है ये कौन बेयर कर रहा था? कंपनी। फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद भी ये पर्टिकुलर जो बैड डेट्स है इसका लॉस कौन बेयर करने वाला है? कंपनी। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट ओवर हियर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो भी कॉस्ट लिख रहे हैं ना ये सब एडिशनल कॉस्ट है। क्या ये सब एडिशनल कॉस्ट? नाउ दिस पर्टिकुलर कॉस्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली एंड ओनली इफ यू आर अपॉइंटिंग व्हाट इन अपॉइंटिंग द फैक्टर, ठीक है। अगर हमने फैक्टर को अपॉइंट किया तो क्या कॉस्ट होगा? वही कॉस्ट अपने को यहां पे कंसीडर करना है, उसको बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है। सो इज दिस पर्टिकुलर बैड डेट का लॉस रेलिवेंट है कि इरेलीवेंट है? इरेलीवेंट। व्हाई इट इज इरेलीवेंट? क्योंकि हमने फैक्टर को अपॉइंट करने के बाद हम ये लॉस, मतलब हम लोग ये जो बैड डेट का लॉस है ये हम लोग यहाँ पे बेयर नहीं कर रहे। बिफोर अपॉइंटिंग द फैक्टर ऑल्सो कंपनी वॉज बेयरिंग द लॉस, आफ्टर अपॉइंटिंग द फैक्टर ऑल्सो कंपनी इज बेयरिंग द लॉस। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट ऑफ व्हाट इन कॉस्ट ऑफ बेयरिंग द बैड डेट्स, ठीक है। इसके लिए ये कॉस्ट में नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर ये नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो कंपनी के लिए बैड डेट का जो कॉस्ट है उसका सेविंग्स हो जाएगा। सो देयर विल बी वन मोर बेनिफिट, दैट इज सेविंग्स इन व्हाट सेविंग्स इन बैड डेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। चलो अभी कलेक्शन का काम कौन करने वाला है? फैक्टर। तो कलेक्शन का खर्चा भी कौन करेगा? फैक्टर, बराबर है। हमें 1 रुपया भी यहां पे इनकर करने का जरूरत नहीं है फॉर डूइंग व्हाट नो, फॉर डूइंग द कलेक्शन, ठीक है। सो कहने से ये जो पूरा जो है कलेक्शन कॉस्ट ये पूरा का पूरा कंपनी का सेविंग्स हो जाएगा। सो देयर इज गोइंग टू बी वन मोर बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स इन व्हाट सेविंग्स इन द कलेक्शन कॉस्ट, ठीक है। चलो तो कौन से कॉस्ट का सेविंग्स अभी तक अपने को समझा है? देयर इज सेविंग्स इन व्हाट? एडमिन कॉस्ट। देयर इज सेविंग्स इन व्हाट? बैड डेट्स, ठीक है। देयर इज सेविंग्स इन व्हाट? इन कलेक्शन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, देखो सपोज अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, बैड डेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, और अगर क्वेश्चन क्या है? साइलेंट, इट इज ऑलवेज नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट। इट इज ऑलवेज व्हाट? ऑलवेज नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट रहेगा मतलब कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? सेविंग्स, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ व्हाट पार्ट ऑफ बेनिफिट, ठीक है। बोल, क्योंकि फैक्टर ने ज्यादा कमीशन चार्ज किया रहेगा बेटा, ठीक है। ऑब्वियस बात है, अगर फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो नॉर्मल जो भी रहेगा उसके अंदर फैक्टर ने सपोज अपने को 2% बोला रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बैड डेट्स रहेगा और फैक्टर एकदम कॉन्फिडेंट रहेगा कि हम ये बैड डेट का लॉस नहीं होने देंगे, इन दैट केस दे कैन टेक 2 एडवांटेजेस। फर्स्ट, दे विल चार्ज व्हाट चार्ज हायर कमीशन, ठीक है। और फिर वो लोग ये कंपनी को तो कॉन्फिडेंस भी दे देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि वो लोग पूरा का पूरा कलेक्शन करके देंगे, और जो भी कलेक्शन होएगा वो फैक्टर खुद रखने वाला है कि कंपनी को दे देगा? कंपनी को, क्योंकि हमने अपॉइंट ही क्यों किया है फैक्टर को? फॉर मैनेजिंग द डेटर्स। एंटर कलेक्शन विल बी डन बाय द व्हाट बाय द फैक्टर, एंड इट विल बी हैंडेड ओवर टू द व्हाट टू द कंपनी, ठीक है। चलो तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी, ठीक है। डिस्काउंट कौन बेयर करेगा? चलो, who will bear the discount? It is whose policy to give the discount? कंपनी, ठीक है। तो ये जो है डिस्काउंट का जो भी अमाउंट है ये किसको बेयर करना चाहिए? कंपनी को ही करना चाहिए, बरोबर है। बिकॉज फैक्टर इज नॉट इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिसीजन अबाउट व्हाट अबाउट द डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा मालूम है? क्योंकि कंपनी का पॉलिसी है टू गिव द डिस्काउंट का कॉस्ट इज गोइंग टू बी बॉन्ड बाय व्हाट बॉन्ड बाय कंपनी, ठीक है। इज इट एडिशनल कॉस्ट? एनीवेज कंपनी वाज बेयरिंग द लॉस, एनीवेज द कंपनी वाज बेयरिंग द लॉस, राइट। सो देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट ओवर हियर। तो डिस्काउंट को रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो, बिकॉज बिफोर अपॉइंटिंग द फैक्टर ऑल्सो डिस्काउंट वॉज बॉन्ड बाय हुम? बाय द कंपनी। आफ्टर अपॉइंटिंग द फैक्टर ऑल्सो द डिस्काउंट इज गोइंग टू बी बॉन्ड बाय व्हाट बाय द कंपनी, राइट। देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट ऑफ व्हाट कॉस्ट ऑफ बेयरिंग दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। इसके लिए कॉस्ट में नहीं आएगा, और कंपनी को कोई सेविंग्स भी नहीं हो रहा है, इसके लिए वो सेविंग्स में भी नहीं आएगा, ठीक है। सो वी आर हैविंग एज ऑफ नाउ कॉस्ट में ओनली एंड ओनली वन कॉस्ट। कौन सा वाला है? फैक्टोरिंग कमीशन, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टोरिंग कमीशन। तो फैक्टोरिंग कमीशन इज ओनली कॉस्ट। सेकेंड, यहां पे बेनिफिट्स में अभी तक अपने को क्या क्या दिख रहा है? सो व्हाट इज विजिबल इन द बेनिफिट्स वी आर हैविंग? ए बी सी इज गोइंग टू बी सेविंग्स इन व्हाट सेविंग्स इन ए बी सी, दैट इज एडमिन कॉस्ट, बैड डेट्स एंड व्हाट एंड द कलेक्शन कॉस्ट, ठीक है। मुझे ये बताओ सीओसीडी कौन बेयर कर रहा है? चलो कंपनी बेयर कर रहा है सीओसीडी, बिकॉज कंपनी इज गिविंग गिविंग सम क्रेडिट पीरियड। वो क्रेडिट पीरियड के हिसाब से देयर इज सम सीओसीडी, और ये सीओसीडी कौन बेयर कर रहा है? अभी कंपनी, ठीक है। सपोज कंपनी जब भी कलेक्शन कर रहा है ना, तो कंपनी है ना 60 डेज का क्रेडिट दे रहा है। कितने डेज का क्रेडिट दे रहा है? 60, ठीक है।
फैक्टर बोलता है कि मैं 50 दिन में कलेक्शन करके दे दूंगा। कितने दिन में कलेक्शन करके दूंगा? 50 डेज। ठीक है। इज देयर एनी एडवांटेज और बेनिफिट टू द कंपनी ओवर ईयर? यस, बरोबर है। यहाँ पे 10 दिन का सीओसीडी बच जाएगा। ठीक है। सो देयर इज गोइंग टू बी सेविंग्स इन व्हाट? इन सीओसीडी ऑल्सो। ठीक है। अच्छा, अगर फैक्टर ने 50 दिन में कलेक्शन करके दे दिया, सो देयर इज वन मोर बेनिफिट ऑफ अपॉइंटिंग द फैक्टर, देयर कैन बी सेविंग्स इन व्हाट? सेविंग्स इन सीओसीडी। ठीक है। सपोज अगर कंपनी 60 डेज में कलेक्शन कर रहा है, फैक्टर भी 60 डेज में कलेक्शन कर रहा है, तो क्या ये सीओसीडी एक्स्ट्रा कॉस्ट है? नहीं। एनीवेज हु वाज गोइंग टू बेयर दिस पर्टिकुलर व्हाट कॉस्ट वाज कंपनी, तो ये कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगा, इसके लिए हम उसको कॉस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर फैक्टर अपने को कम टाइम में अगर अपने को कलेक्शन करके दे रहा है, इट इज गोइंग टू लीड इनटू व्हाट लीड इनटू सम सेविंग्स ओवर ईयर, तो ये अपने लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। सो दीज आर द ओनली कॉस्ट एंड ओनली बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस्ट का टोटल करेंगे, बेनिफिट का टोटल करेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। बेनिफिट ज्यादा है तो विल अपॉइंट द फैक्टर, और अगर कॉस्ट ज्यादा है तो वी विल कंटिन्यू टू डू दिस एक्टिविटी ऑन अवर ओन। ठीक है। तो तुमको लगता रहेगा सर इसमें क्या बड़ा बात था, आप बोल रहे थे कि सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये एक सिंपल फैक्टोरिंग है। क्या ये सिंपल फैक्टोरिंग है? ठीक है। ये सादा डोसा है। ठीक है। अभी मसाला डोसा आएगा ना तभी प्रॉब्लम होएगा। ठीक है ना। व्हाट इज मसाला डोसा? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। देखो क्या होता है मालूम है, सपोज ये 60 डेज का क्रेडिट है यहाँ पे, राइट? 60 डेज का क्रेडिट है। फैक्टर विल डू द कलेक्शन आफ्टर हाउ मेनी डेज? आफ्टर 60 डेज। ठीक है। फैक्टर ये पूरा का पूरा काम करने के लिए रेडी है। इसके अलावा भी फैक्टर बोलता है कि हम पूरा का पूरा पैसा जो है ना वो तुमको एडवांस में देने के लिए भी रेडी है। ठीक है। सो इट इज एज गुड एज टेकिंग लोन फ्रॉम व्हाट लोन फ्रॉम द फैक्टर। ये भी एक एक्टिविटी हो सकता है। मतलब फैक्टर खाली ये कलेक्शन का काम नहीं करेगा, फैक्टर फाइनेंसिंग का भी काम करेगा। नहीं समझा ये लैंग्वेज? बरोबर है। ही विल डू द मतलब फैक्टर विल डू द वर्क ऑफ व्हाट वर्क ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब गिविंग द मनी इन व्हाट मनी इन एडवांस। ठीक है। अभी ऑब्वियस बात है कि अगर फैक्टर एडवांस में पैसा देगा तो वो भी तो फ्री में नहीं होएगा। सो फैक्टर इज गोइंग टू चार्ज व्हाट चार्ज सम इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहां पे अपना और एक खर्चा बढ़ जाएगा अगर हमने क्या लिया तो एडवांस। ठीक है। सो कौन सा खर्चा बढ़ जाएगा मेरे को बताओ? अगर हमने एडवांस लिया तो का बात है ये। ठीक है। तो हमने यहां पे अगर एडवांस लिया तो यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन व्हाट ऑन एडवांस, और इंटरेस्ट ऑन व्हाट इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। सो जो प्रॉब्लम आने वाला है इज इन कैलकुलेशन ऑफ व्हाट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ठीक है। इसका प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम आएगा एडवांस का अमाउंट कैलकुलेट करने में। ठीक है। दीज आर द टू थिंग्स वेयर वी आर गोइंग टू गेट स्टक अप। स्टक अप मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो देयर आर टू कैलकुलेशन जो अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए व्हेन एवर वी विल एंटर इनटू सच टाइप ऑफ व्हाट सच टाइप ऑफ फैक्टोरिंग। व्हाट इज द फर्स्ट कैलकुलेशन जहां पे प्रॉब्लम आएगा? इंटरेस्ट ऑन व्हाट? एडवांस। ठीक है। व्हाट इज द सेकंड वन? इज गोइंग टू बी अमाउंट ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ एडवांस। ठीक है। चलो ये क्लियर है। ठीक है। सो अभी अपने पास है ना 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये सिंपल फैक्टोरिंग है, इसमें कोई एडवांस वगैरह नहीं रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 जो है, ठीक है, ये दोनों में क्या रहेगा? एडवांस। ठीक है। सो दिस आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एरिया, दैट इज व्हाट दैट इज फैक्टोरिंग, राइट। फिर ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूरा रीडिंग स्किल है। क्या ये पूरा रीडिंग स्किल? ठीक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। सो एज ऑफ नाउ विल स्टार्ट विद द सिंपल फैक्टोरिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। तुमको कुछ कॉपी करना था इसमें से? कॉस्ट में फैक्टोरिंग कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस है। देखो तुम लोग कभी क्रोमा वगैरह में गए हो क्या? क्रोमा में कुछ शॉपिंग करोगे ना, उधर एक बजाज फाइनेंस वाला पहले से बैठा रहता है। ठीक है, जैसे क्रोमा, हाँ, अगर तुमको पूरा का पूरा पैसा नहीं देना है, ठीक है, तो बजाज फाइनेंस वाला आएगा तुम्हारे पास और बोलेगा कि तुम लोग क्या करो, इसको पेमेंट करो इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज मैनेजिंग द डेटर्स। ठीक है, वही पूरा कलेक्शन करके देगा। पूरा का पूरा हेडेक किसका रहेगा? अभी बजाज फाइनेंस का। हु हैज मेड द एंटायर सेल्स टू यू इज क्रोमा। ठीक है। नाउ यू आर एक्चुअली मेकिंग पेमेंट टू बजाज फाइनेंस, नॉट टू क्रोमा। ठीक है। तो क्रोमा को कैसे पैसा मिलेगा? तो बजाज फाइनेंस वाला उसको पे कर देगा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट फैक्टोरिंग। अभी ये तो मैंने तुम लोग को एज अ कंज्यूमर बताया, ठीक है, बट दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस ऑल्सो। B2B में भी चलता है। यू अंडरस्टैंड B2B लैंग्वेज? व्हाट इज B2B? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। सो मैंने जो बताया एग्जांपल वाज B2C। व्हाट इज B2C? बिजनेस टू कंज्यूमर। सॉरी बेटा, हाँ
हाँ वो सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं है, तो लोगों को ना टाई अप करना पड़ता है कि तुम हमारा पेमेंट एक्सेप्ट करो ऐसा करके। तो उसके अंदर सोडेक्सो वाले को पहले पैसा मिलता है, फिर वो लोग क्या करते हैं, कूपन्स इशू करते हैं, देन यू कैन मेक द पेमेंट बाय दैट। ना ना ना, प्रोसेसिंग फीस हु विल चार्ज, वो फैक्टर चार्ज करेगा। सपोज तूने मोबाइल बाय कर रहा है, ठीक है, तो ना वहां पे ऑप्शन आता है नो कॉस्ट ईएमआई, ऐसा सुना है तुम लोग ने कुछ, नो कॉस्ट ईएमआई। वो तुमको खाली है ना भटकाने के लिए रहता है, उसमें ना वो लोग चार्ज करेंगे प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। अभी नो कॉस्ट ईएमआई में प्रोसेसिंग फीस होता है जनरली इट इज 200 रुपीज, 250 रुपीज, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो तुमको लग रहा है कि बैंक कुछ भी नहीं कमा रहा है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं है, बैंक इज अर्निंग द प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। तो वो फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बैंक ये सोचेगा कि उसको ये पर्टिकुलर जो है एक्टिविटी में ईएमआई पे वो लोग को ये पर्टिकुलर जो है ट्रांजैक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इट इज नॉट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फैक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। देखो तुमने देखा रहेगा अपना क्वेश्चन सॉल्विंग इसके अंदर भी एकदम फटाफट हो जाता है। सो क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम इज नॉट दैट मच, लेकिन तुमको खाली क्या ध्यान रखना है मालूम है कि एक्यूरेसी होना चाहिए। अच्छा ये ऐसा चाहिए तुमको, एक्यूरेसी विल ओनली कम बाय डूइंग प्रैक्टिस। हाँ तो प्लीज़ एक सजेशन है, अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करना। हाँ इसका ऑडिट नहीं करना है, हाँ इसका ऑडिट नहीं करना है, मतलब ये क्वेश्चन है, आंसर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ऐसा नहीं करना है एफएम में, और दूसरा ऐसा कॉस्टिंग में भी नहीं करना, ठीक है। दीज आर बोथ आर व्हाट यू नो, बोथ आर न्यू सब्जेक्ट, यू विल रिक्वायर राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा उसमें एफएम में तो ऐसा लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है करके, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी ऐसा लगेगा, लेकिन बिलीव में अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो पेपर ही कंप्लीट नहीं होएगा, ठीक है। सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डू राइटिंग प्रैक्टिस टू कंप्लीट दी व्हाट यू नो, कंप्लीट द पेपर ऑल्सो, ठीक है। अभी वो लास्ट क्वेश्चन में रीड करूंगा ना तभी तुमको समझेगा। देखो क्या होता है एग्जैक्टली, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हारा टाइम पूरा का पूरा खा जाएगा वो, ठीक है। सो यू हैव टू व्हाट यू नो टू मेंटेन द बैलेंस बाय डूइंग प्रैक्टिस, कितना भी प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में क्वेश्चन नया ही होने वाला है, ठीक है। ये भी एक जो है वो फैक्ट है, राइट। सो हाउ यू कैन डील विद द एग्जामिनेशन कंडीशन इज अप्रोप्रिएट, अगर तुमने एडिक्वेट प्रैक्टिस किया रहेगा योर जॉब विल बी डन। ये चलो हुआ ये। नाउ दिस रिकोर्स एग्रीमेंट, नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बैड डेट्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला, बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा, तो कौन बेयर करेगा, फैक्टर बेयर करेगा। व्हाई, ऑन द अजम्पशन दैट इट इज विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट, इट इज अ नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट। देखो जब भी हम एडवांस कैलकुलेट करेंगे, एडवांस का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, क्योंकि अभी तक है ना तुम्हारा वो लेवल नहीं पहुंचा जो लेवल होना चाहिए, ठीक है। दिस इज जस्ट द स्टार्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है, हाँ वरना डाइजेस्ट नहीं होएगा वो। चलो हो गया ये, स्टार्ट करें क्वेश्चन से, ठीक है। नाउ फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपल फैक्टोरिंग, ठीक है। पहले सादा डोसा खाते हैं, फिर मैसूर मसाला खाएंगे, मसाला भी नहीं है। चलो स्टार्ट करें। हाँ नाउ सी हियर, 5 मिनट में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 5 मिनट का ही काम रहता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, इट इज नॉट दैट गोइंग, इट इज नॉट गोइंग टू टेक दैट टाइम। ये चल स्टार्ट करूँ, मैं भूल जाऊंगा सब। हाँ नाउ सी हियर, कंपनी इज कंसीडरिंग यूजिंग अ फैक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिसीजन ये है कि कंपनी को फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए या फिर नहीं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, कैन यू टेल मी, ये इंफॉर्मेशन मतलब ये क्या है मालूम है, ये पूरा एग्रीमेंट का डिटेल्स है। किसका डिटेल है, एग्रीमेंट का, ठीक है। द एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनीज डेट इज 80 डेज, मतलब कंपनी आज कितना टाइम दे रहा है, 80 डेज का, ठीक है। एंड 0.5% ऑफ द व्हाट इन ऑफ द डेटर्स डिफॉल्ट, बराबर है, दिस इज परसेंटेज ऑफ व्हाट, बैड डेट्स। द फैक्टर इज अग्रीड टू पे विद इन 60 डेज, मतलब फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कलेक्शन करने का, 60 दिन में पैसा जो है ये कलेक्ट करके कंपनी को दे देगा, ठीक है। इज देयर एनी एडवांटेज टू द कंपनी विद दिस, यस। तो 20 डेज का क्या बच जाएगा, सीओसीडी, ठीक है। अगर सीओसीडी कैलकुलेट करने का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया है सीओसीडी कैलकुलेट करने का इंफॉर्मेशन, 20 दिन का सीओसीडी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेविंग्स, ओके। देन
एंड विल सफर द लॉस ऑफ एनी बैड डेट्स। कौन सफर करेगा भाई लॉस ऑफ बैड डेट्स? फैक्टर, ठीक है। सो इट इज विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट? एक्चुअली नॉन रिकोर्स एग्रीमेंट। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली दे दिया है कि जो फैक्टर है वो ये लॉस को क्या करने वाला है? बैड डेट, मतलब वो उसको बेयर करेगा, ठीक है। तो यहां पे है ना पॉइंट नंबर ए में अपने को दो बेनिफिट मिला है। व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट? वी हैव सेविंग्स इन सीओसीडी, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट? सेविंग्स इन बैड डेट्स, ठीक है। ओके, देन the annual charges for the factoring is 2%। ये क्या दिया हुआ है? factoring commission, ठीक है, which is payable annually at the end of the year। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेविंग्स, मतलब एडमिन कॉस्ट कितना बचेगा वो दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेविंग्स विल अमाउंट टू ₹1 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये और एक बेनिफिट है, पूरा का पूरा एडमिन कॉस्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर सी में दिया है एनुअल सेल्स ऑल आर ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज हाउ मच? इट इज 1 करोड़। वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट यू नो इज 80% ऑफ सेल्स, ठीक है। कैन यू थिंक व्हाई वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन? सीओसीडी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो सीओसीडी किसके ऊपर कैलकुलेट होएगा? तो वेरिएबल कॉस्ट विच इज 80% ऑफ व्हाट यू नो ऑफ दी सेल्स, ठीक है। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15% पर एनम। ये क्या दिया है? ये सीओसीडी कैलकुलेट करने का रेट दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, शुड द कंपनी एंटर इनटू फैक्टरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। क्या यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट एडवांस ये वो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है क्या? नहीं। जो सिंपल टाइप ऑफ ऑर्डिन ऑफ फैक्टरिंग जहां पे कोई भी एडवांस नहीं लिया जाएगा और एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट भी पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो कैन यू थिंक यहाँ पे हाउ मेनी बेनिफिट्स यू कैन सी इन द एंटायर क्वेश्चन? 3 बेनिफिट है, ठीक है। पॉइंट नंबर ए में 2 बेनिफिट है। वन इज सेविंग्स इन व्हाट? बैड डेट्स, जो सेविंग्स इन सीओसीडी आल्सो, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर बी में देयर इज अ कॉस्ट, दैट इज व्हाट? फैक्टरिंग कमीशन, एंड देयर इज अ बेनिफिट आल्सो, दैट इज सेविंग्स इन व्हाट? इन एडमिन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर सीओसीडी कैलकुलेट करने का इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर सी में है। वी आर हैविंग सेल्स, सेल्स का 80% वेरिएबल कॉस्ट, वो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंटेज? 15%। फॉर हाउ मेनी डेज? 20 डेज आउट ऑफ व्हाट? इन आउट ऑफ 365। चलो क्लियर है ये ठीक है। चलो अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन, हाफ पेज में हो जाएगा ये। पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशंस एंड अमाउंट। जस्ट गिव मी वन स्केल। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट समझा तुम लोग को? फैक्टोरिंग का कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डील विद व्हाट यू नो वी कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड व्हाट यू नो एंड कॉस्ट, ठीक है। मेरे को बताओ इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, एवरीथिंग इज अवेलेबल, खाली उसको टेबल में डालना है अपने को, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो बेनिफिट आएगा इज सेविंग्स इन कॉस्ट ऑफ कैरिंग डेटर्स। Savings in cost of carrying what you know carrying debtors. Can I say 1 crore का सेल्स है, उसका 80% विल बी वेरिएबल कॉस्ट। चलो, 1 करोड़ का 80% हमने फेंका है कि दिया है? क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इनटू व्हाट इज द सीओसीडी परसेंटेज? 15%। सो इनटू 15% इनटू 20/365, कितना? 65,753।
चलो 65,753 दिस विल बी सेविंग्स इन व्हाट यू नो इन योर COCD ऑफ 20 डेज. ठीक है, 20 डेज किधर से मिला वो समझाना. कंपनी कलेक्शन कितने डेज में कर रहा है 80, फैक्टर विल डू द कलेक्शन इन 60 डेज. ठीक है, तो 20 दिन जो पैसा अटक रहा था एक्स्ट्रा वो बच जाएगा, दैट इज योर सेविंग्स. ठीक है, चलो फिर सेकंड आएगा सेविंग्स इन बैड डेट्स. पॉइंट नंबर ए में है ये दोनों पॉइंट्स. बैड डेट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑन सेल्स. ठीक है, तो यहां पे सेल्स का अमाउंट कितना है 1 करोड़ इंटू 0.5% इज अ बैड डेट का परसेंटेज. सो दिस विल कम टू 50,000. चलो अभी बेनिफिट्स में तीसरा बेनिफिट इज सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट. ये कैलकुलेट करना है कि दिया हुआ है, दिया हुआ है. सो दिस इज गिवन. हाउ मच इज दिस अमाउंट 1 लाख. कॉस्ट में एक ही कॉस्ट है फैक्टोरिंग कमीशन. फैक्टोरिंग कमीशन ये जो है ये भी सेल्स का परसेंटेज रहेगा, क्योंकि फैक्टर कितने का कलेक्शन करके देने वाला है पूरा 1 करोड़ का. ठीक है, सो 1 करोड़ इंटू क्या करना पड़ेगा इंटू 2%. सो दिस विल बी 2 lakhs. चलो हो गया ये. सो कॉस्ट इज 2 lakhs. ये आएगा 2,15,753. थर्ड कैलकुलेशन इज नेट बेनिफिट. सो नेट बेनिफिट यहाँ पे है 1 - 2, दैट इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट. सो वी आर हैविंग 15,753 का पॉजिटिव बेनिफिट. तो क्या लग रहा है हमें फैक्टर को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव व्हाट यू नो नेट बेनिफिट. चलो इजी था ये, यही है यहाँ पे. नहीं वो जो भी रहेगा वो ये कमीशन के अंदर है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये लोग जल्दी कलेक्शन कर लेंगे फिर कंपनी के पास आके बोलेंगे पहले जो 2% बोला था वो गलत है. ठीक है, अभी हम तुम्हारे पास से 3% चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा. इट इज प्री डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट होता है, कोई ओरल कम्युनिकेशन नहीं होएगा इसमें. हाँ, इट्स प्योरली रिटन एग्रीमेंट. जो अपना बैड डेट्स हो रहा था वो अपना बच जाएगा ना बेटा. यस यस यस, वो हमारे लिए बेनिफिट है. मतलब हमारा लॉस नहीं होएगा ना, तो जो लॉस बच जाता है दैट इज ऑल्सो योर बेनिफिट. ये चलो समझाइए. ठीक है, सो दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल फैक्टोरिंग था ये. चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 17. ना क्वेश्चन नंबर 17 मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 18 तुम लोग करोगे. ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, खाली अमाउंट्स अलग अलग है और थोड़ा सा इधर उधर का चेंजेस अलग अलग रहेगा. ठीक है, अदरवाइज मोर और लेस यही पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा और इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो वॉट एवर इज अवेलेबल इधर डाला है, थोड़ा होमवर्क सेक्शन में डाला है मैंने. ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 17. ये क्वेश्चन नंबर 17 पास्ट CA फाइनल का क्वेश्चन है ये. ठीक है, इट इज अ इजी क्वेश्चन. अच्छे से ध्यान देना खाली जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके ऊपर. हाँ ठीक है, देखो क्या दिया है इसमें. पहले तो तुम्हें मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, इट विल बी लाइक सेम लाइक व्हाट वी डिड अर्लियर क्वेश्चन. फिर एक स्टेटमेंट आएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा. ठीक है, नाउ सी A लिमिटेड हैज अ टोटल सेल्स ऑफ व्हाट यू नो 3.2 crores. ठीक है, तो ये अभी का सेल्स है उनका. इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाउ मेनी डेज 90 days.
The past experience indicates that bad debt losses are 1.5% on what on sales. ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि बैड डेट का लॉस कौन बेयर करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे कौन बेयर करेगा? फैक्टर. तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? सेविंग. तो पहला अपने को सेविंग्स यहाँ पे बेनिफिट मिल गया है. देयर इज सेविंग्स इन व्हाट सेविंग्स इन बैड डेट्स. ठीक है, the expenditure incurred by the firm in administrating its receivable collection efforts are what are 5 lakhs. ठीक है, अभी ये भी नहीं बोला है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो एडमिन कॉस्ट पूरा का पूरा सेविंग्स हो जाएगा. ठीक है, सो देयर इज वन मोर बेनिफिट दैट देयर इज सेविंग्स इन व्हाट सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट. राइट, तो दो बेनिफिट मिल गया अभी तक. वन इज सेविंग्स इन बैड डेट्स, अनदर इज सेविंग्स इन एडमिन कॉस्ट. ओके, a factor is prepared to buy the firm's receivable by charging 2% commission. ठीक है, तो ये हमारे लिए कॉस्ट है. ठीक है, वॉट एवर इज द सेल्स फिगर इंटू 2% विल बी वॉट विल बी फैक्टोरिंग कमीशन. ठीक है, मेरे को बताओ यहां तक क्वेश्चन कुछ अलग था कि सेम, मतलब वो जो हम लोग ने जो ये किया ना प्रीवियस क्वेश्चन, उसका सेम वर्डिंग्स है. एवरीथिंग इज वॉट इज सेम. ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट से सब कुछ चेंज हो जाएगा. द फैक्टर विल पे एडवांस ऑन रिसीवेबल्स. ठीक है, मतलब क्या ये कंपनी को 90 डेज वेट करने के बाद पैसा मिलने वाला है कि एडवांस से पैसा मिलेगा? एडवांस में. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड एडवांस ऑन रिसीवेबल टू द फर्म एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम. ठीक है, मतलब अगर फैक्टर एडवांस से पैसा दे रहा है, मतलब फैक्टर लोन दे रहा है, और ये जो लोन दे रहा है उसके लिए फैक्टर इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 18% पर एनम. ठीक है, देयर इज वन मोर न्यू थिंग, इट इज आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज व्हाट 10% एज रिजर्व. ठीक है, ये हमें एडवांस का कैलकुलेशन करने के टाइम पे अपने को काम आने वाला है. ठीक है, तो तभी मैं समझाऊंगा कि रिजर्व का मतलब क्या होता है. ठीक है, मुझे बताओ ये जो मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें सीओसीडी का कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं. ठीक है, तो सीओसीडी का रेट भी नहीं दिया है, सीओसीडी का और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट व्हाट कैलकुलेट द सीओसीडी. ओके, देन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग. उधर ऐड करो ना, कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग. इफेक्टिव आएगा इधर. कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग. वी हैव टू अज्यूम हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? 3. चलो ऑनलाइन यस सर, आ रही है. यस सर. ठीक है. चलो इधर आएगा इवैल्यूएशन ऑफ फैक्टोरिंग एग्रीमेंट. इसका तो फॉर्मेट पता है ना तुम लोग को. चलो, व्हाट इज द फर्स्ट बेनिफिट? सेविंग्स इन चलो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैं ना इसको पूरा लिख रहा हूँ. 3 crore 20 lakhs इंटू व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स? 1.5%. ठीक है, कितना रहा ये? 4,80,000. ठीक है, फिर सेकंड यहाँ पे आएगा सेविंग्स इन ये तो दिया है ना क्वेश्चन के अंदर. कितना आएगा ये? 5 lakhs. चलो फिर इधर आएगा तुम्हारा सेकंड विल बी व्हाट विल बी कॉस्ट पर एनम. ठीक है, कॉस्ट के अंदर फर्स्ट आएगा फैक्टोरिंग कमीशन. फैक्टोरिंग कमीशन आएगा 3 crore 20 lakhs के ऊपर. What is the percentage? 2%. So this will be 6,40,000. चलो ये तीन चीज तो एकदम इजी है टू आइडेंटिफाई. ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट व्हाट कैलकुलेट टू थिंग्स. ठीक है, क्योंकि वहां पे फाइनल रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग. ठीक है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग के लिए ठीक है दो और कैलकुलेशन लगेंगे. सो द कैलकुलेशन नंबर 2 इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट ऑन एडवांस.
ठीक है, ये यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. सो आई एम गोइंग टू व्हाट यू नो टू अ वर्किंग नोट वेयर वी विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन व्हाट यू नो इंटरेस्ट ऑन एडवांस. ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड एडवांस. चलो अभी तुम लोग है ना कुछ भी नहीं लिखोगे, यू विल ओनली कॉन्सेंट्रेट. और फिर मैं एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं करना है. यू टू लिसन वेरी 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 केयरफुली. मिस्टेक होने का फुल चांसेस है, जो नॉर्मली हर बैच में होता है. ठीक है, एक आध कोई बैच में नहीं भी होता है, लेकिन एक आध दो जन ही खाली करेक्ट आंसर देंगे, बाकी सब लोग को वही लगेगा जो यहाँ पे दिखाया जाएगा. ठीक है, देखो अभी है ना ये क्वेश्चन के अंदर आई एम डूइंग द कैलकुलेशन. व्हाट इज द क्रेडिट पीरियड, जरा बताओ तो मुझे. 90 डेज. ठीक है, मतलब कैन यू टेल मी ये जो 3.2 करोड़ का जो सेल दिया है, ठीक है, अगर 90 डेज का क्रेडिट है, राइट, सो ये कितनी बार होएगा पूरे साल में. 90 90 90 90 ऐसा करके 360 होएगा. सो इट विल बी हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, 4 टाइम्स. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई विल शो यू व्हाट विल हैपन एवरी टाइम. व्हाट विल हैपन एवरी टाइम. ठीक है, फिर इसी में से मैं तुमको सिखाऊंगा कि इसको एक बार में भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. वी डू नॉट हैव टू गो फॉर अ डिटेल्ड वर्किंग नोट. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो क्रेडिट पीरियड 90 डेज का है, तो हम लोग 4 बार यहाँ पे कर सकते हैं. सपोज अगर क्रेडिट पीरियड जो है 10 दिन का रहेगा तो 36 बार हो जाएगा. ठीक है, तो उतना बड़ा कैलकुलेशन तो हमें करना नहीं है, उतना टाइम भी नहीं रहता एग्जाम में. ठीक है, सो वी हैव टू डू इट व्हाट यू नो डू इट ओवर हियर. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली नाउ, 4 टाइम्स. ठीक है, लेकिन एक बार में भी हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट on what calculations are coming here. This is the first 90 days, second 90 day, third time and fourth time. ठीक है, so these activities is going to take place how many times in a year, 4 times. ठीक है, मतलब क्या होगा मालूम है, हम 4 बार फैक्टर के पास जाने वाले हैं. कितनी बार जाने वाले हैं, 4. और 4 बार हम लोग एडवांस लेके आएंगे. वी आर गोइंग टू टेक द एडवांस हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स. क्योंकि पहली बार जब ये हम एडवांस देने जाएंगे, ठीक है, तो हमने क्रेडिट पीरियड कितने डेज का दिया हुआ है, 90 डेज. तो वो जो भी एडवांस अपने हाथ में आएगा उसका वैलिडिटी क्या रहेगा, वैलिडिटी 90 डेज का ही वैलिडिटी रहेगा. ठीक है, फिर 90 डेज के बाद वो एडवांस नहीं रहेगा. अंडरस्टैंड माय एवरी स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन ऑफ एडवांस. ठीक है, तो क्या होगा मालूम है, इसका वैलिडिटी विल बी व्हाट यू नो विल बी 90 डेज. 90 डेज के बाद वो एडवांस नहीं है. ठीक है, फिर हम वापस जाएंगे फैक्टर के पास, अगेन विल टेक दी व्हाट यू नो टेक द एडवांस. नाउ द वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एडवांस विल आल्सो बी फॉर 90 डेज. ऐसा करके जब भी हम एडवांस लेंगे उसका वैलिडिटी टाइम क्या रहेगा मालूम है, खाली 90 डेज का रहेगा. बिकॉज वी आर गिविंग अ क्रेडिट ऑफ व्हाट यू नो क्रेडिट ऑफ ओनली 90 डेज. ठीक है, अभी मुझे बताओगे एक बार का सेल कितना रहेगा, एक बार का. अगर सपोज यहाँ पे 3 करोड़ 20 लाख ये पूरे साल का सेल है, ठीक है, तो एक बार का सेल का अमाउंट कितना रहेगा, 80 लाख. दिस विल बी कॉल्ड एज डेटर्स. हम लोग क्या बोलेंगे उसको, डेटर्स. ठीक है, तो जो पहली बार हम जाएंगे उसके अंदर 80 लाख का हम लोग सेल करेंगे. क्या करेंगे, 80 लाख. ठीक है, सेकेंड टाइम ऑल्सो सेल विल बी व्हाट यू नो, सेल विल बी 80 lakhs. Third time also it is going to be how much, 80 lakhs. And fourth time also it is going to be how much you know, 80 lakhs. ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक अजम्पशन है कि सेल्स है ना, सेल्स ये इवनली स्प्रेड आउट है. ठीक है, दैट इज अजम्पशन. उसके ऊपर अपन सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास एक्चुअल फिगर्स भी नहीं है कि कौन से डेट को कौन सा सेल हुआ है. ठीक है, सो व्हाट इज अजम्पशन वी हैव टू यूज ओवर हियर इज दैट द सेल्स आर इवनली स्प्रेड आउट. ठीक है, तो ऐसा करके इवनली स्प्रेड आउट किया तो एवरी टाइम का सेल्स विल बी व्हाट यू नो विल बी सेम. ओके, नाउ देखो फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम एक 80 लाख का डेटर जनरेट हो जाएगा. जैसे हमने सेल किया डेटर जनरेट होता है, और ये डेटर हमारे लिए असेट है. क्या ये हमारे लिए असेट है. ठीक है, अभी हम ये एसेट को है ना, ये हम ये एसेट को बेच रहे हैं. किसको बेच रहे हैं हम लोग, ये एसेट को, फैक्टर को. और फैक्टर ये एसेट के सामने अपने को एडवांस देगा. क्या देगा, एडवांस. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल असेट. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फाइनेंशियल असेट. ठीक है, मतलब डेटर को एक्चुअली नहीं लेके जाएगा, मतलब उधर वहां पे उसको लेके जाएंगे. इसका जो बिल बनता है ना, बिल, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल असेट. ठीक है, मतलब तुम्हारे पास एक असेट है जिसमें
से 90 डेज के बाद तुमको 80 लाख रुपया मिलने वाला है। ये एसेट को अभी हम जाके गिरवी रख रहे हैं। किसके पास गिरवी रख रहे हैं हम लोग? फैक्टर के पास। और फैक्टर अपने को क्या देगा उसके सामने? एडवांस। दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, अच्छा अभी देखो फर्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे, व्हाट इज द फाइनेंस, मतलब यहाँ पे जो फाइनेंशियल एसेट जो क्रिएट हुआ है उसका वैल्यू कितना है? 80 लैक्स। ठीक है, जैसे हम ये 80 लैक्स लेके जाएंगे, फैक्टर पूरा 80 लैक्स अपने को देने वाला नहीं है। ठीक है, फैक्टर बोल रहा है कि जो 80 लैक्स का जो एसेट का वैल्यू है ना, इट इज अ वैल्यू फॉर यू टुडे। ठीक है, हम यहाँ पे एडवांस का बात कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, फैक्टर बोलता है कि ये 80 लाख में से 10% अमाउंट में आज नहीं दूंगा एडवांस में। ठीक है, दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव व्हाट यू रिसीव 10% टुडे। ठीक है, टुडे वी विल नॉट रिसीव मीन्स वी विल नॉट रिसीव दिस 10% एज एन एडवांस। ठीक है, अच्छा फैक्टर में ऐसा बोला है कि 10% कभी भी नहीं मिलेगा, नहीं, उसने बोला है ये 10% आज नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं फैक्टोरिंग रिजर्व। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फैक्टोरिंग रिजर्व। यहाँ पे लिखा हुआ ना, आफ्टर विथ होल्डिंग 10% एज व्हाट 10% एज रिजर्व। तो ये जो रिजर्व है, ये फैक्टर जो है ये अपने को बताएगा। 10% हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है। दिस विल बी गिवन टू अस इन दी व्हाट इन द क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें 10% ही है। ठीक है, सो 10% इज व्हाट 10% इज द मनी that we are never going to receive or we are going to receive after 90 days. But this मतलब ये जो मतलब क्या परसेंटेज है? 10%। ये आज नहीं मिलेगा एज व्हाट इन एज एन एडवांस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसमें से माइनस करेंगे पहले फैक्टोरिंग रिजर्व विच इज एट द रेट ऑफ व्हाट 10%। ठीक है, तो 8 लाख रुपया इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ये एक ही बार ऐसा होगा कि एवरी टाइम होगा? ये एवरी टाइम। ठीक है, सो एवरी टाइम वेन एवर वी गो वी विल नॉट बी रिसीविंग 8 लैक्स इन एडवांस। बराबर है, ये कभी भी नहीं दिया जाएगा कि एडवांस में नहीं दिया जाएगा, एडवांस में। ठीक है, अच्छा तो ये दिया कभी जाएगा? 90 डेज के एंड पे। ठीक है, जो अपना पीरियड है वो जो मतलब वो जो पीरियड दिया हुआ है उसके एंड पे अपने को 8 लाख रुपीज साथ में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ दिस बिकम्स एलिजिबल अमाउंट। चलो, व्हाट इज एलिजिबल अमाउंट? 72। यहाँ पे भी कितना आएगा? 72। यहाँ पे भी आएगा 72। यहाँ पे भी कितना आएगा? 72। ठीक है, चलो यहाँ तक समझा पहले? तो 3 चीज का कैलकुलेशन पहले किया है। अमाउंट ऑफ व्हाट इन अमाउंट ऑफ डेटर्स, उसमें से क्या माइनस करेंगे? फैक्टोरिंग रिजर्व। सो विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट? एलिजिबल अमाउंट। ठीक है, ये तीनों कैलकुलेशन में पहले कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को? नहीं। ठीक है, चलो, सो दिस इज द प्राइमरी कैलकुलेशन जो अपने को करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट 90 डेज पे वापस आते हैं। ठीक है, क्या होगा मालूम है? एलिजिबल अमाउंट तो 72 लैक्स का है। फैक्टर बोलेगा कि मैं इसमें से पहले कमीशन डिडक्ट कर लूंगा। ठीक है, आई विल डिडक्ट दी व्हाट डिडक्ट द कमीशन। ठीक है, तो एलिजिबल अमाउंट में से माइनस होएगा फैक्टोरिंग कमीशन। व्हाट इज फैक्टोरिंग कमीशन का रेट? 2% है। ठीक है, और ये जो 2% है ना, ये पूरा 80 लैक्स के ऊपर होगा, क्योंकि फैक्टर तो पूरा 80 लाख रुपया कलेक्ट करेगा। सो इट इज 2% ऑफ व्हाट 2% ऑफ 80 लैक्स। ठीक है, सो व्हाट विल बी द अमाउंट ओवर हियर? 1,60,000। दूसरी बार भी 1,60,000, तीसरी बार भी, एंड फोर्थ टाइम ऑल्सो 1,60,000। ठीक है, तुम ये सब कमीशन का टोटल मारोगे ना तो 6,40,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6,40,000। और ये 6,40,000 हमने ऊपर लिखा हुआ देखो कमीशन में। ठीक है, सो व्हाट इज द फैक्टोरिंग कमीशन वी आर हैविंग? 6,40,000। सो हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस? तो हम लोग ने टोटल के ऊपर 2% किया है, इसको ब्रेक करके भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन ये जो कमीशन है ये फैक्टर डिडक्ट कर लेगा, क्योंकि फैक्टर को ऑलरेडी ये अमाउंट लेना है। किसके पास से लेना है? कंपनी के पास से। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज गोइंग टू बी डिडक्टेड। ठीक है, ये डिडक्ट करने के बाद जो मिलेगा उसको बोलते हैं फाइनल एलिजिबल अमाउंट। So what is the final eligible amount? 70/40. Second time also 70/40. Third time also and fourth time also 70/40. ठीक है, देखो मैं 4 बार इसके लिए कर रहा हूं सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बार में से भी पूरा का पूरा आंसर आ सकता है, हमें पूरा का पूरा 4 बार करने का जरूरत नहीं है। ओनली सो दैट यू अंडरस्टैंड विजुअली कि ये सेम ही चीज होने वाला है, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे कितनी बार किया हुआ है? यहाँ पे 4 बार। ठीक है, चलो ये जो फाइनल एलिजिबल अमाउंट है, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट? ऑन द
फाइनल एलिजिबल अमाउंट, ठीक है। तो 70,40,000 के ऊपर 18% फॉर 90 डेज का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके दो। $3,16,000 कितना आ रहा है? 800, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस। सी दिस इज अमाउंट ऑफ व्हाट इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये एक अमाउंट के ऊपर का इंटरेस्ट है ये वाला, दैट इज 3,16,000 क्या आएगा यहाँ पे? 16,800, ठीक है। अभी फैक्टर क्या बोलता है मालूम है? फैक्टर बोलता है कि ये जो एलिजिबल अमाउंट है वो 70,40,000 है, बराबर है। एंड आई हैव टू टेक इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच फ्रॉम यू? 3,16,800। तो फैक्टर है ना, ये इंटरेस्ट भी माइनस करने के बाद अपने को पैसा देता है। ऐसा तुमने कुछ किया रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, जब डिस्काउंटिंग होता है तभी। हेलो, ऐसा किया ना तुम लोग ने, ठीक है। सो डिस्काउंटिंग में क्या होता है? अभी जब हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक पहले अपने को पूरा पैसा देता है, फिर हम इंटरेस्ट देते हैं बैंक को, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बैंक क्या करेगा? बैंक इंटरेस्ट डिडक्ट करके अपने को जो है वो अमाउंट देता है। यहाँ पे भी सेम टाइप का क्या रहेगा? यहाँ पे मैकेनिज्म रहेगा। व्हेन यू गो सो बैंक, मतलब यहाँ पे जो फैक्टर है वो 70,40,000 देने के लिए रेडी है, लेकिन उसके सामने वो क्या करेगा? इंटरेस्ट पहले से ले लेगा तुम्हारे पास से। सो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी डिडक्टेड ओवर हियर एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ व्हाट, इन अमाउंट ऑफ एडवांस, ठीक है। व्हाट इज अमाउंट ऑफ एडवांस? 67,23,000 कितना आएगा? 200, ठीक है। आई एम अगेन आस्किंग यू व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस एडवांस? 90 डेज का वैलिडिटी है, मतलब ये एडवांस सिर्फ एडवांस कितने दिन के लिए एडवांस है? ये खाली 90 डेज के लिए एडवांस है, ठीक है। सेकेंड टाइम भी वही होएगा, मतलब ये अपने को डिडक्ट करना है। तो सेकेंड टाइम भी 3,16,800 डिडक्ट करके ही विल गिव यू एडवांस ऑफ 67,23,200, ठीक है। ये एडवांस का वैलिडिटी बताओ कितने डेज का आएगा? 90 डेज, ठीक है। व्हेन आई से 90 डेज, मतलब ये एडवांस सिर्फ 90 डेज के लिए एडवांस बोला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस सेम होएगा, 3,16,000 क्या होएगा? 800। Then again we will receive 67,23,200. Again this is an advance for only how many days? Only 90 days, ठीक है। लास्ट टाइम भी सेम एक्टिविटी होएगा, 3,16,800 इंटरेस्ट माइनस होएगा, 67,23,200 ये लेके हम आ जाएंगे। अगेन दिस इज एडवांस ओनली फॉर हाउ मेनी डेज? ओनली फॉर 90 डेज, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी विल बी पेइंग टू द व्हाट, यू नो, टू द फैक्टर? तो इंटरेस्ट आएगा 3,16,800 इनटू हाउ मेनी टाइम्स यू पेड द इंटरेस्ट? 4 टाइम्स, ठीक है। सो 3,16,800 इंटू क्या करना पड़ेगा? इंटू 4। दिस इज गोइंग टू बी योर इंटरेस्ट का अमाउंट फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरेस्ट का अमाउंट? 67,200, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या एक बार कैलकुलेट करके इनटू नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं इसको? अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिस एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। सो टू कैलकुलेट वन टाइम एंड देन डू इट इनटू व्हाट, यू नो, इनटू 4, ठीक है। सपोज अगर ये 10 दिन का क्रेडिट पीरियड रहेगा, मतलब कितना टाइम हो जाएगा? 36 टाइम। तो एक बार का कैलकुलेशन करके इनटू क्या करना पड़ेगा? इनटू 36 विल गिव यू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द व्हाट, यू नो, फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। सो दिस 12,67,200 जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा 3,16,800 इंटू 4 टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज 12,67,000 कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। अभी मुझे बताओ, तुम्हें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझा है? हैव यू अंडरस्टूड द इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग, ये एडवांस कितने दिन के लिए एडवांस है? 90 डेज। ये एडवांस 90 डेज, ये एडवांस 90 डेज, ये एडवांस 90 डेज, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मच एडवांस वी आर यूजिंग फ्रॉम द फैक्टर फॉर द एंटायर ईयर? चलो, ये फाइनल आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुन रहे हो तो। व्हाट इज द एंटायर अमाउंट ऑफ एडवांस वी आर यूजिंग फॉर द एंटायर ईयर? पूरा साल हम लोग एडवांस में कितना पैसा यूज कर रहे हैं फ्रॉम द फैक्टर? चलो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, हाँ, इट इज वेरी ऑब्वियस। अगर राइट आंसर आता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली। वो तो था ही नहीं बेटा, मतलब तुमको क्या लग रहा है? इधर कमीशन इंटू 4 किया, इंटरेस्ट को इंटू 4 किया, तो ये भी इंटू 4 होएगा क्या? दैट वाज नॉट दी व्हाट, इन नॉट द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, अगर तुमको क्लिक हो गया तो। ये जो एडवांस है, एडवांस ये सिर्फ 90 दिन का एडवांस है, बराबर है।
ये जो एडवांस है ये भी वापस एडवांस सिर्फ कितने दिन के लिए है? 90 डेज. अगेन थर्ड टाइम द अमाउंट इज द एडवांस ओनली फॉर हाउ मेनी डेज? ओनली फॉर 90 डेज. लास्ट वाला भी 90 डेज का ही एडवांस है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडवांस वी आर यूजिंग फॉर द एंटायर ईयर? अरे यही अमाउंट आएगा 67,23,200. दिस इज द अमाउंट ऑफ एडवांस वी आर यूजिंग इट फॉर द एंटायर ईयर. पूरा साल अपने पास एडवांस में कितना पैसा रहेगा? अपने पास रहेगा 67,23,200. अभी मंथ वाइज देखो, सपोज अगर ये एक क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, तो मेरे को तो फर्स्ट क्वार्टर में व्हाट इज अमाउंट ऑफ एडवांस जो भी अपने पास रहेगा वो यही अमाउंट रहेगा. फिर ये एडवांस नहीं है, फिर जो नया एडवांस आएगा उसका भी यही अमाउंट रहेगा ना, बराबर है. तो 6 महीने के लिए कितना एडवांस है तुम्हारे पास? ये दोनों का टोटल है कि यही अमाउंट है? यही अमाउंट है भाई, ठीक है. सो अगेन थर्ड टाइम इट विल बी सेम अमाउंट. अगेन व्हाट फोर्थ टाइम दिस विल बी सेम अमाउंट, ठीक है. अच्छा, अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो हम एक डील करते हैं. आई विल गिव यू 10,000 रुपीज. यू हैव टू यूज इट फॉर 90 डेज, रिटर्न द मनी बैक, ठीक है. फिर सेकंड टाइम ये करेंगे, आई विल गिव 10,000, यू टू रिटर्न इट आफ्टर 90 डेज. थर्ड टाइम करेंगे, फोर्थ टाइम करेंगे, ठीक है. फिर मैं लास्ट में तुमको बोलूंगा कि तुम मेरे को 40,000 रुपया देना चाहिए. अरे नहीं नहीं, इंटू 4 करते हैं ना अपन, तो 40,000 करना है. ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करना है? नहीं, बराबर है. सो व्हाट इज अमाउंट यू आर यूजिंग फॉर द एंटायर ईयर? यू टेल मी ओनली 10,000. सो व्हाट इज अमाउंट यू हैव टेकन एज अ लोन इज नॉट 40,000, इट इज ओनली हाउ मच? 10,000, ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ एडवांस वी आर यूजिंग फॉर द एंटायर ईयर is how much? It is 67,23,200. चलो यहां तक समझाइए. अब मुझे बताओ, क्या ये पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी है यहाँ पे? नहीं, ये एक ही बार करेंगे तो पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है. लेकिन एक बार में यू टू बी मतलब क्या होता है, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा. पहले डेटर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया वो समझा, ठीक है. फिर ये अमाउंट तो बहुत इजी है. डेटर का जो भी ये मतलब रिजर्व रहेगा वो आ जाएगा. फिर अपने को पहले मिलेगा एलिजिबल अमाउंट, ठीक है. इसमें से हम लोग क्या उड़ाएंगे? कमीशन. सो व्हाट विल बी गेटिंग इज फाइनल एलिजिबल अमाउंट, ठीक है. ये फाइनल एलिजिबल अमाउंट के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टाइम्स ये एक्टिविटी हो रहा है, दैट विल गिव यू फुल ईयर का व्हाट फुल ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है. ये माइनस करने के बाद जो रहेगा ये एडवांस आएगा, ठीक है. सपोज अगर यहाँ पे 10 डेज रहेगा, 10 डेज, तो ये एडवांस जो रहेगा वो सिर्फ 10 डेज का एडवांस रहेगा, ठीक है. फिर दूसरा 10 डेज के लिए भी सेम अमाउंट रहेगा. ऐसा करके पूरे साल में यू आर यूजिंग द सेम अमाउंट एज व्हाट एज एडवांस, ठीक है. सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ एडवांस वी आर यूजिंग फॉर द एंटायर ईयर इज दिस पर्टिकुलर फिगर, दैट इज 67,23,000. कितना आएगा? 200. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है. पहले ये छापो, फिर मैं समझाता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या है. अभी वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है. आज तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको समझ गया है, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूं. आई विल स्टिल वॉन्ट यू टू राइट इट ऑल द 4 टाइम्स दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सिकाव्या क्वेश्चन में 4 टाइम्स नहीं दिया बेटा, लेकिन जो पीरियड है ना, पीरियड वो 90 डेज का है. सो 360 डिवाइडेड बाय 90 करोगे तो दिस एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस 4 टाइम्स इन अ ईयर. नहीं नहीं, अभी ये पहला रिजर्व का पैसा कभी मिलेगा तुम ही बताओ. ये 90 डेज जब भी खत्म होएगा तभी मिल जाएगा. अच्छा, ये एडवांस पे पैसा मिल रहा है कि इसके लिए अपन ने वेट किया 90 डेज? वेट किया 90 डेज, ठीक है. फिर ये वाला, ये 90 डेज खत्म होएगा तभी. ऐसा करके जब भी 90 डेज खत्म होएगा वी विल रिसीव और बैलेंस मनी. हाँ, फैक्टर रिजर्व इसके लिए रखता है क्योंकि कल जाके कुछ बैड डेट्स वगैरह होने वाला रहेगा, या फिर अपन ने कुछ डिस्काउंट अनाउंस किया रहेगा तो फैक्टर को नहीं पता है, तो उसके लिए वो लोग रिजर्व रखते हैं. अब यहाँ पे तो अपन ने डेटर दिया है. ऐसा भी हो सकता है कि सपोज हम लोग ने गोल्ड गिरवी रखा तो उसके अंदर भी रिजर्व होता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस विल कीप ऑन चेंजिंग, फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उधर भी कुछ ना कुछ रिजर्व होता है. जब भी तुम बैंक में जाओगे, तुम्हारा जो भी एसेट रहेगा ना, उसका फुल वैल्यू इज नेवर रिसीव्ड एज व्हाट एज अ लोन. कभी नहीं मिलेगा ये. दो टाइप का एसेट हम लोग गिरवी रख सकते हैं. एक होता है शॉर्ट टर्म एसेट, एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है. तो ये हम लोग यहाँ पे क्या डील करें, लॉन्ग टर्म एसेट है कि शॉर्ट टर्म है? ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है. तो शॉर्ट टर्म का जो पीरियड रहेगा 1 साल के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाता है इसमें.
So after the result we have to lot of things to learn. EMI BMI कैसे कैलकुलेट करने को सब सिखाऊंगा मैं. हाउ EMI इज कैलकुलेटेड, वो सब बहुत कुछ आएगा उसमें. नहीं ये मतलब दिस इज नॉट वन टाइम एक्टिविटी, दिस कैन बी कंटिन्यूस एक्टिविटी. तो जब भी 90 डेज खत्म होएगा तभी पैसा मिलेगा ऐसा. उसके आगे भी हो सकता है, अभी अमाउंट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट 8 लाख है वो 8 लाख ही मिलेगा ऐसा. मतलब ये साल में अपन ने 3.2 करोड़ का सेल किया है ना, नेक्स्ट ईयर में सेल का वैल्यू कैन चेंज, लेकिन ये 90 डेज जब भी खत्म होएगा तभी क्या मिलेगा, तो 8 लाख ही मिलेगा. फिर नया वाला रहेगा, उसका नया अमाउंट जो भी रहेगा वो मिलेगा. ये चलो छाप लिया ये. हाँ, सो नाउ विल टेक द टोटल्स ओवर हियर. ठीक है, तो बेनिफिट का टोटल ले लो एंड टेक द टोटल ऑफ द कॉस्ट ऑल्सो. Benefit is how much? 9,80,000. And this is 19,07,200. Can you think why cost is more over here? क्योंकि हमने एडवांस दिया है ना, ऑब्वियस बात है. वी आर पेइंग हैवी व्हाट इन हैवी इंटरेस्ट. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 18% है. ठीक है, सो वी हैव पेड व्हाट इन पेड एडवांस, इसके लिए यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है. सो आई विल बी राइटिंग हियर नेट कॉस्ट विच विल बी 2 minus 1. सो 19,07,200 माइनस क्या करना है तुम लोग को, 9,80,000. सो अवर नेट कॉस्ट इज 9,27,000. कितना आएगा, 200. ठीक है, दिस इज अवर नेट कॉस्ट. चलो अभी तक भी फाइनली क्या करना है वो अभी तक हम लोग ने किया नहीं है. ठीक है, लेकिन जो अपने को कैलकुलेट करना है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग. ठीक है, उसके लिए हमें 2 फिगर्स चाहिए. पहला हमें नेट कॉस्ट चाहिएगा. ठीक है, दूसरा हमें चाहिए अमाउंट ऑफ व्हाट इन अमाउंट ऑफ एडवांस. ठीक है, ये 2 चीज अपने को चाहिए. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट. ठीक है, उसका मतलब क्या है. देखो, सपोज अगर हम लोग बैंक के पास जाते हैं एंड वी आर टेकिंग लोन ऑफ 15 lakhs. ठीक है, 15 लाख का लोन लिया हम लोग ने. ठीक है, बैंक इज टेलिंग के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 12% है. कितना आएगा, 12%. ठीक है, सो व्हाट इज द कॉस्ट वी हैव टू इनकर फॉर यूजिंग दिस 15 lakhs? इट इज गोइंग टू बी 1,80,000. ठीक है, सो ये 1,80,000 क्या है मालूम है तुमको, ये कॉस्ट है. दिस इज अ कॉस्ट ऑफ यूजिंग हाउ मच, 15 lakhs. So this 15 lakhs is what is loan, or it can also be called as what, advance. ठीक है, तो ये जो 12% है ना, 12% ये है इफेक्टिव कॉस्ट. क्या है ये, इफेक्टिव कॉस्ट. ठीक है, अभी ये जो अभी हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है उसमें हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, उसमें हमारे पास एडवांस अवेलेबल है. दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट दिस इफेक्टिव कॉस्ट एज अ परसेंटेज. दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट एज अ परसेंटेज. राइट, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस परसेंटेज कॉस्ट नाउ? तो कॉस्ट को डिवाइड किया जाएगा किसके साथ में, एडवांस के साथ. इनटू क्या करेंगे, इनटू 100. सो विल गेट द आंसर इन व्हाट इन आंसर इन परसेंटेज. राइट, सो राइट हियर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग will be equal to net cost divided by advance into क्या करेंगे, into 100. so what is the net cost, 9 lakh कितना था, 27,200. this will be divided by 67,23,200 into 100. सो दिस इज अ परसेंटेज इफेक्टिव कॉस्ट. कितना रहा, 13 पॉइंट कुछ है, 13 पॉइंट कितना आएगा, 79%. चलो ये कैलकुलेशन पूछा है अपने को, व्हाट इज द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग. ठीक है, मतलब ये एडवांस का जो पैसा हम लोग यूज करने के लिए एक्चुअली कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, 9,27,200. इन परसेंटेज इट इज व्हाट इट इज 13.79%. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंस में हमेशा परसेंटेज में ही बात होता है. ठीक है, सो यू हैव टू डील इन व्हाट डील इन परसेंटेजेस. ठीक है, चलो अंडरस्टूड द क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन समझा. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है जो तुम लोग सॉल्व करोगे. ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, खाली थोड़ा अमाउंट्स अलग अलग रहेगा. ठीक है, यू वांट मी टू रीड द क्वेश्चन कि तुम लोग वो भी मैनेज करोगे. सो यू विल रीड द क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज इफेक्टिव कॉस्ट. यहाँ पे पूछा नहीं है अपने को कुछ भी.
अच्छा, ये क्वेश्चन में सिर्फ ये कैलकुलेट करो कि नेट बेनिफिट है या फिर नेट कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज ओनली कैलकुलेशन वी हैव टू डू। कोई इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टोरिंग नहीं पूछा है इसके अंदर ना। चलो, जो टेलीफोनिक ये वो इन्फॉर्मेशन दिया है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के अंदर क्या क्या है उसका डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली इरेलीवेंट, वो खाली इन्फॉर्मेशन है कि एडमिन कॉस्ट के अंदर ये सब वो लोग पे कर रहे हो, तो सब बच जाएगा अभी। ये तुमने कर लिया है सॉल्व। एक छोटा सा पॉइंट मुझे बोलना था, 360 डेज ले लो ना, वरना ना बहुत वैसा होएगा। 365 ले लिया है तो 360 डेज लेके करो फिर। थ्री 360 लिया था। अच्छा, नेट बेनिफिट आएगा क्वेश्चन में। इफेक्टिव कॉस्ट अगर कैलकुलेट करो तो नेगेटिव में आएगा वैसा। You should be getting 99,500 का नेट व्हाट यू नो नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट आएगा। अच्छा, अभी इसमें इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, हाँ, ठीक है। और अगर इफेक्टिव कॉस्ट बोला रहेगा तो इफेक्टिव कॉस्ट विल बी इन नेगेटिव, हाँ, नेगेटिव परसेंटेज आएगा। इसके लिए क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हमें इफेक्टिव कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, ठीक है। यहाँ पे पूछा है व्हाट शुड द फर्म डू, तो यहाँ पे फर्म को तो एडवांटेज है भाई, सर्विस भी मिल रहा है, एडवांस भी मिल रहा है, उसके बाद भी वो लोग को बेनिफिट हो रहा है। कितने का? 99,500 का। हाँ, सो ना द फर्म शुड टेक द सर्विस ऑफ द फैक्टर। चलो, 99,500 आया सब लोग को, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन रीड किया। हाँ, कंपनी का नाम जैक्सन कंपनी है, इसके अलावा और कुछ समझा नहीं, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे ना अभी इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा रीडिंग स्किल्स लगता है अपने को, ठीक है। सो विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज। 5 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, तो क्वेश्चन का साइज देख के सॉल्यूशन मत तुम लोग डिसाइड करना, बट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, बैंक इज एनालाइजिंग द रिसीवेबल्स, ठीक है। रिसीवेबल्स मतलब क्या है, ये डेटर्स ऑफ जैक्सन कंपनी इन ऑर्डर टू कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट इज गिवन, पहले बताओ। पहले कंडीशन में बोला है कि कस्टमर का जो भी अमाउंट हमने जो भी सेल किया है ये ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी हमने सेल किया रहेगा उसको 30 डेज के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड कॉलम इन द टेबल। वो जो तुम लोग को टेबल दिख रहा है वहां पे, उसमें जो तीसरा कॉलम है उसमें क्या लिखा हुआ है, डेज आउटस्टैंडिंग इन व्हाट यू नो इन डेज, ठीक है। मतलब जो अकाउंट नंबर 74 है ना, उसको गुड्स बेच के कितना दिन हो चुका है, 15 डेज, ठीक है। तो क्या ये 30 के ऊपर चला गया कि 30 के अंदर है, ये 30 के अंदर। सो अकाउंट नंबर 74 के लिए कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सो कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एंड, ठीक है। वो एंड को एक बॉक्स में डालो। चलो, व्हाट डू मीन बाय एंड ओवर हियर, मतलब एक कंडीशन एंड सेकेंड कंडीशन, सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, यस। अगर और लिखा रहेगा तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोला है वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 डेज पास्ट द नेट पीरियड, ठीक है। सो व्हाट इज द नेट पीरियड वी आर हैविंग, 30 डेज, ठीक है। अगर सपोज जो लास्ट कॉलम दिख रहा है तुम लोग को, लास्ट कॉलम एवरेज पेमेंट पीरियड हिस्टोरिकली, ठीक है, वहां पे ना 20 डेज में एक्चुअली अकाउंट नंबर 74 अपने को पेमेंट कर देता है। तो क्या ये 30 दिन के ऊपर गया है कि 30 दिन के अंदर ही है, अंदर ही है। लेकिन अगर सपोज ये ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम कितना दिन जाना चाहिए, तो 10 दिन एक्स्ट्रा जाना चाहिए, खाली कितना जाना चाहिए, 10 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है।
तो मेरे को ये बताओ अकाउंट नंबर 74 का क्या सीन है, मतलब क्या उसके दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं? यस, तो कंडीशन नंबर 1 इज फुलफिल्ड, कंडीशन नंबर 2 इज आल्सो फुलफिल्ड। तो क्या बैंक अकाउंट नंबर 74 को एक्सेप्ट कर लेगा फॉर गिविंग द लोन? आंसर इज यस। ठीक है, सो इस तरीके से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि बैंक इसमें से कौन से डेटर को एक्सेप्ट करेगा फॉर गिविंग व्हाट यू नो गिविंग लोन। ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड बोथ द कंडीशंस? ठीक है, देखो पहला कंडीशन तो बहुत सिंपल है, उसको सेल करने के बाद 30 दिन तक मैक्सिमम, दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, कंडीशन नंबर 2 में बोला है वेयर द एवरेज पेमेंट पीरियड डज नॉट एक्सीड 10 डेज पास द नेट पीरियड। ठीक है, तो देखो अकाउंट नंबर 74 नॉर्मली कितने दिन में पेमेंट कर देता है? 20 डेज। ठीक है, तो पहले तो अगर वो 30 के अंदर है उसका मतलब है सेकंड कंडीशन इज हो रहा है, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलो फिर अकाउंट नंबर 108 ऑब्वियसली होगा, तो उसका कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड है, कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, फिर अकाउंट नंबर 114, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, सेकंड भी सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, व्हाट अबाउट अकाउंट नंबर 116 है, कौन सा वाला कंडीशन है? फर्स्ट, एंड सेकंड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, व्हाट अबाउट 123, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, सो कैन यू टेल मी बैंक कौन से अकाउंट को एक्सेप्ट करेगा? 74, तो उसको है ना ये करो, वहां पे टिक मार्क करो। सो अकाउंट नंबर 74 विल बी देयर, अकाउंट नंबर 107, फिर 108, फिर 116। ठीक है, और 123 नहीं आएगा, 91 नहीं आएगा, 114 नहीं आएगा और 123 नहीं आएगा। ठीक है, सो बैंक है ना ये सारे डेटर्स को एक्सेप्ट कर लेगा फॉर व्हाट यू नो फॉर गिविंग लोन। ठीक है, ये जो 4 अकाउंट है यहाँ पे, इनका जो भी टोटल रहेगा उसका 80% अमाउंट बैंक इज गोइंग टू गिव एज व्हाट यू नो एज लोन। ठीक है, ये 80% हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, तो सेकेंड लाइन में दिया हुआ है बैंक विल लेंड हाउ मच? 80% ऑन दी अकाउंट्स वेयर बोथ द कंडीशंस आर व्हाट यू नो आर सेटिस्फाइड। ठीक है, चलो यहां तक समझा ये? ओके, देन अ शेड्यूल ऑफ जैक्सन्स रिसीवेबल हैज बीन प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, हाउ मच विल द बैंक लेंड ऑन द प्लेज ऑफ व्हाट यू नो प्लेज ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, मतलब हम बैंक के पास से कितना लोन लेके आएंगे, दैट इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एंड गिव। ओके, देन और एक कंडीशन है, मतलब और एक इंफॉर्मेशन है, इफ द बैंक यूजेस अ 10% अलावेंस फॉर कैश डिस्काउंट्स एंड व्हाट यू नो एंड रिटर्न्स। ठीक है, चलो इसका क्या मतलब होएगा? हाँ, मतलब क्या करेंगे, चलो इसका बताओ मेरे को। पहले ये बताओ, अकाउंट नंबर 74 था, फिर कौन सा आएगा? 107, फिर 6। अकाउंट नंबर 74 का अमाउंट कितना है? 25, फिर 2300 और लास्ट वाला 29,000। चलो इसका टोटल दो पहले। अरे नहीं बेटा, हमने अकाउंट नंबर 74 को सेल किया 25,000 का, तो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया ना ये फाइनेंशियल एसेट को लेके जा रहे हैं, हम बैंक को दे रहे हैं और ये बैंक के पास गिरवी रख रहे हैं और इसके सामने बैंक अपने को लोन देगा। तो कितना लोन देगा? पूरा का पूरा 25,000 देगा क्या? नहीं, तो बैंक अपने को लोन कितना देगा? इसका पहले तो 80% आएगा। ठीक है, तो पहले ये सब का टोटल करो, क्योंकि ये सारे जो है ये बैंक ने एक्सेप्ट कर लिए है। 60, चलो, सो दिस इज 67,800, ये एलिजिबल अमाउंट है। व्हाट विल बी फाइनल एलिजिबल अमाउंट? विल बी एट द रेट ऑफ 80% आएगा ना, पहले तो इसका 80% आएगा। ठीक है, तो पहले इसका 80% निकालो, कितना आ रहा है? 54,240। ठीक है, so final eligible amount is 80% of 54,240. Now another important statement is, how much will the bank lend on the pledge of receivables if the bank uses 10% allowance for what you know for cash discounts and what you know and returns. ठीक है, तो बैंक ये मान रहा है कि जो ये है क्या बोलते हैं इसको, जैक्सन कंपनी जो है ना, वो और भी 10% जो है ये डिस्काउंट दे सकता है, या तो 10% गुड्स इसमें से क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। ठीक है,
तो उसके ऊपर बैंक अपने को लोन नहीं देगा। मतलब यहाँ पे जो भी अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है इसमें से और 10% क्या करना पड़ेगा, लेस, ठीक है। सो यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट आएगा, फाइनल अमाउंट लोन विल बी एट द रेट ऑफ 90%। किसका 90% आएगा, ये 54,240 का 90%, ठीक है। सो व्हाट इज अमाउंट वी आर गेटिंग, 48,816, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये वाला अमाउंट तुमको कैलकुलेट करके देना है 48,816, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो लिस्ट दिया है उसमें से तुमको कितना लोन मिलेगा बैंक के पास से, ये अमाउंट का कैलकुलेशन करके देना है, ठीक है। दिस जो मॉड्यूल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, ओके। सो पहले तो हमने डेटर्स को आइडेंटिफाई किया। हाउ डिड वी आइडेंटिफाई द डेटर्स, उसके लिए दो कंडीशन डाले हैं बैंक ने, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होएगा तो वो डेटर का सिलेक्शन होएगा, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। या बोथ द कंडीशंस विल नॉट बी सेटिस्फाइड, इट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड। ऐसा करके वी केम डाउन टू ओनली हाउ मेनी डेटर्स ओवर ईयर, 4। तो बैंक ये 4 ही डेटर को एक्सेप्ट करेगा। ये 4 डेटर का टोटल एलिजिबल अमाउंट कितना आएगा, पहले 67,800, इसका 80% ही खाली बैंक लोन देने वाला है, तो इसका 80% निकालेंगे तो आएगा 54,240। इसमें से भी बैंक ये मान रहा है कि 10% गुड्स जो है वो शायद से रिटर्न हो जाएगा, या तो फिर हम लोग क्या, ये मतलब हम लोग यहाँ पे कैश डिस्काउंट दे देंगे। सो तुम्हारा असेट का वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगा, तो उसमें अपने को 10% और कम करना है। एंड क्वेश्चन बाकी है, थोड़ी देर आएगा फिर। Kavya, when you come in the next lecture, I will explain now, क्योंकि तो माइक का ना बेटा बहुत इश्यू है।